नमस्कार दोस्तों, कहानी के आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कहानी के सत्र में हम एक विशेष व्यक्ति के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नहीं, टाइम पर्सन ऑफ द डेकेड के नाम से सम्मानित किया गया था। एक ऐसे व्यक्ति जो नोबेल पीस लॉरिएट रहे, एक ऐसे व्यक्ति जिनको वेस्ट में सुपरस्टार कंसिडर किया जाता था, लेकिन उनके खुद के देश में उनकी एक बहुत ही विलेनस इमेज थी। इतिहास में ऐसे काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल लीडर हुए हैं, उनमें से एक बहुत ही बड़े कंट्रोवर्शियल लीडर थे जिनका नाम है मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव। चलिए, आज की कहानी में हमारा जो एजेंडा है वो पर्सनालिटीज़ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव साहब के बारे में समझना वो ये रहे। मैं हूँ सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप जहाँ पर इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल MB सौरभ ठाकुर में जाके इस तरह के और बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वीडियो को फिनिश करेंगे, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल सौरभ सौरभ ऑफिशियल में जाके इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इतिहास के पन्नों में आप जाके देखेंगे तो आपको एक बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर मिलेंगे। कंट्रोवर्शियल मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इनको इतिहास ने बहुत ही बड़े कंट्रोवर्शियल लीडर की उपाधि दी है, और वो इसलिए दी है क्योंकि वेस्ट में इन साहब का नाम बहुत बड़े स्टार के रूप में लिया जाता है, बहुत आदर सम्मान से लिया जाता है, लेकिन इनके खुद के देश में इनका बहुत विलनस पोर्ट्रेयल था। इनको विलन के रूप में कंसिडर किया जाता है। क्यों ऐसा कंसिडर किया जाता है, किस देश के थे मिखाइल गोर्बाचेव, मैं धीरे धीरे एकदम आराम से सिंपल कहानी के रूप में आपको हर एक चीज़ सुनाता हूँ। मिखाइल गोर्बाचेव साहब काफ़ी बार जब अपने टाइम पीरियड के दौरान, ये घटना है 1980s, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो 85 के बाद की, और मिखाइल गोर्बाचेव साहब का टाइम पीरियड था तकरीबन 85 से 91 का, ये क्रिटिकल टाइम पीरियड था। मिखाइल गोर्बाचेव साहब अक्सर कहा करते थे वी कांट गो ऑन लाइक दिस, और जब तक मिखाइल गोर्बाचेव साहब ने अपना टेन्योर ख़त्म किया, जो कि 25 दिसंबर 1991, तब तक पूरा का पूरा USSR, जिसको आप बोलते हैं सोवियत रूस, जिसको हम बोलते हैं सोवियत यूनियन, वो नहीं रहा जो वो रहा करता था। मिखाइल गोर्बाचेव साहब के टेन्योर ख़त्म करते तक के पूरे सोवियत रूस का, सोवियत यूनियन का, USSR का, USSR मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका 15 हिस्सों में डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, डिसोल्यूशन हो चुका था, विघटन हो चुका था। इससे बनने वाले जो 15 राष्ट्र हैं वो हैं रशिया, जो कि USSR का सबसे ताकतवर देश है। इसके बाद अगला ताकतवर देश वैसे तो यूक्रेन है, बट ये सारे हिस्से में टूटा था। रशिया, यूक्रेन, इसके अलावा एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, बेलारूस, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे के सारे 15 अलग अलग हिस्सों में USSR टूटा था। तो ऐसा क्यों है यार कि USSR के इतने बड़े कंट्रोवर्शियल लीडर बने। देखिए, USSR की स्थापना, जो USSR अब बना था 90s में, जो टूटने के पहले, अर्ली 90s में टूटने के पहले, एक बोल्शविक क्रांति हुई थी, बोल्शविक रिवॉल्यूशन, मैंने BR सिर्फ लिख दिया। ये घटना है 1917-18 के आसपास की, और अंततः इस बोल्शविक क्रांति के बाद बना USSR, और उस वक्त इसके नेता बने व्लादिमीर लेनिन। इनकी बाद में हत्या कर दी गई थी। तो व्लादिमीर लेनिन साहब ने तकरीबन 2 साल करीब राज किया उस ज़माने के USSR पे, मतलब तकरीबन 1922 से 1924 तक, 1922 से 1924। व्लादिमीर लेनिन के बाद एक बहुत ताकतवर नेता है जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन, जिन साहब ने तकरीबन 30 साल USSR को में शासन किया। ये घटना है 1924 से तकरीबन 1953 के आसपास की। तो तकरीबन इन्होंने 30 साल शासन किया। इनके जाने के बाद एक और ताकतवर नेता आए जब शीत युद्ध चल रहा था, और वो थे निकिता क्रुश्चेव, जिन्होंने तकरीबन 11 साल, मतलब 1964 के आसपास तक, 53 से वही 64 तक के शासन किया। ये कोल्ड वॉर का टाइम था, शीत युद्ध का टाइम था। आपने सुना होगा शीत युद्ध, मैं थोड़ी देर में स्लाइड उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। इसके बाद जो अगले ताकतवर नेता है वो थे लियोनाइड ब्रेजनोव। लियोनाइड ब्रेजनेव साहब जो थे, आपने इनका नाम सुना होगा, ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन जो आई थी बाद में, और इसके बाद इन साहब से उसी डॉक्ट्राइन को यूज़ करके एक पैक्ट बना था, वॉरशॉ पैक्ट। जैसे उस ज़माने में कम्युनिस्ट कंट्रीज़ ने बनाया था एक पैक्ट, नेटो, इसी तरह से कम्युनिस्ट कंट्री, ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ का पैक्ट था, इसी तरह से कम्युनिस्ट कंट्रीज़ का पैक्ट जो था वो था वॉरशॉ। हालांकि अब वो उतना सिग्निफिकेंट रहा नहीं है, वो तो डिज़ोल्व ही हो गया। और इसके बाद एक ऐसे नेता है जिन्होंने पूरे USSR को बदल दिया, और जैसे कि मैंने इनका नाम आपको पहले बताया था, मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव।
मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत सारे चेंजेस के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव आप जज कीजिए, मैं आपको चेंजेस ज़रूर बताता चलता हूँ। ये घटना है 1 अक्टूबर 1988 की, 1 अक्टूबर 1988, जब मिखाइल गोर्बाचेव, शॉर्ट में अदरवाइज इनको बोलते हैं, पूरा नाम इनका मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव, तो मिखाइल गोर्बाचेव बने हेड ऑफ सोवियत सुप्रीम। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये सोवियत सुप्रीम क्या है? देखिए, सोवियत सुप्रीम वो गवर्नमेंट की वो काउंसिल थी, वो काउंसिल थी जो पूरे के पूरे सोवियत यूनियन को, या फिर आप बोल दीजिए यूएसएसआर को चलाती थी। तो जो गवर्निंग काउंसिल थी, उस गवर्निंग काउंसिल को बोलते थे सुप्रीम सोवियत, सोवियत सुप्रीम दोनों बोल देते थे एक्चुअली। और बाद में इन साहब ने फिर 24 अगस्त 1991 को हेड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में रिज़ाइन किया, और बाद में फिर 25 दिसंबर को तो फिर यूएसएसआर से राष्ट्रपति पद से रिज़ाइन कर दिया था। 25 दिसंबर 1991 की बात है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना शुरू हो गया होगा। जब इन साहब ने, जैसे मैंने आपको बताया, जब इन साहब ने रिज़ाइन किया, पूरी दुनिया चेंज हो चुकी थी, यूएसएसआर की पूरी दुनिया चेंज हो चुकी थी। उसके बाद तो अगले कई साल तक आपने देखा होगा तो इकोनॉमिकल सप्रेशन से गुजरता रहा यूएसएसआर, मतलब आज का जो रशिया है। जैसा मैंने आपको बताया 15 अलग अलग राज्यों में टूट गया। वो शीत युद्ध जो पिछले 40 साल से चल रहा था, वो शीत युद्ध समाप्त हो गया था। इसके अलावा अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूँ तो शायद एग्जैजरेटेड नहीं होगा, इस इवेंट के साथ शुरू हुआ डाउनफॉल ऑफ कम्युनिज्म, स्पेशली इन रीजन्स में जहाँ पे आप जिसको यूरोपियन रीजन बोलते हैं, इस रीजन में। देखिए, मैंने आपको बताया कि मिखाइल गोर्बाचेव साहब एक बहुत बड़े हीरो, बहुत बड़े स्टार, बहुत बड़े सुपरस्टार थे वेस्टर्न कंट्रीज़ की नज़रों में, लेकिन अपने खुद के देश में एक बहुत बड़े विलन हो गए थे, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर थे। स्टार इनका होना बनता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, क्योंकि इन साहब ने कोल्ड वॉर को, शीत युद्ध को तकरीबन समाप्त कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया, मिखाइल गोर्बाचेव साहब एक नोबेल पीस लॉरिएट रहे अपने ज़माने में। इनके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव साहब अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मैं आपको बोलूँगा सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान थे, जिन्होंने स्पेशली 1989, ध्यान से सुनिएगा हर एक डेट ओवर को, से लेकर 1990s के दौरान एक दो नहीं, ऐसे सीरीज ऑफ चेंजेस कर दिए यार। चाहे आप उसको पेरिस्ट्रोइका ले लीजिए, चाहे आप उसको ग्लासनॉस्ट ले लीजिए, डेमोक्रेसेट्सिया ले लीजिए, यूसिरेंको ले लीजिए, इसके अलावा जो बर्लिन वॉल का गिरना हो गया, कोल्ड वॉर का समाप्त होना हो गया, यूएस के बीच में इनके साथ एनर्जी ट्रीटी, ऐसे बहुत सारे, एक दो नहीं। आप देखिए ना, ज़्यादा टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ। जब 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव साहब जब आए थे, तब किसी ने सोचा नहीं था कि जब इनके जाने का वक्त आएगा तो कभी इस तरह का न्यूज़ भी देखने को मिलेगा, यूएसएसआर पासेस इनटू हिस्ट्री, दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर। मैंने आपको बताया है कि मिखाइल गोर्बाचेव साहब टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नहीं, मिखाइल गोर्बाचेव साहब थे पर्सन ऑफ द डेकेड। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसमें और बहुत सारे आप इसके पीछे के भी बहुत सारे कारण हैं, वो कभी अपन और बाद में बात करेंगे, बल्कि यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, राइट। थोड़ा सा इनका पॉलिटिकल पेडिग्री समझना भी ज़रूरी है। मिखाइल गोर्बाचेव साहब, जिसको आप बोलते हो सोवियत रूस या यूएसएसआर, या फिर आप बोल दीजिए सोवियत यूनियन बोल दीजिए, जो भी बोलना बोल दीजिए, तो ये मिखाइल गोर्बाचेव साहब जो थे वो आखिरी लीडर थे, आखिरी चेयरमैन थे, या फिर आखिरी प्रेसिडियम थे सोवियत सुप्रीम के। सोवियत सुप्रीम या सुप्रीम सोवियत, जो भी बोलना है, आखिरी लीडर थे। इसके बाद तो टूट ही गया ना, फिर उसका तो क्या ही बचा। मैंने आपको बताया कि एज अ जनरल सेक्रेटरी इन्होंने ज्वाइन किया था 1985 में। जनरल सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन को। अगर आप इस इमेज को पहचानते होंगे ना, इसको बोलते थे ईस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक क्या है सर? जैसे कि आपने वेस्टर्न ब्लॉक सुना होगा, जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे उनका एक ग्रुप था जो कि कहलाता था वेस्टर्न ब्लॉक, जिसको बाद में बोला गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। इसी तरह से जो ईस्टर्न ब्लॉक है बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टीज का ग्रुप, जिसको बोला गया वॉर्शॉ पैक्ट साइन हुआ था ना, इस तरह से वॉर्शॉ। देखिए, इन्होंने बहुत सारे मेजर पॉलिसी चेंजेस के लिए इनको याद रखा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, इनको याद रखा जाएगा पेरिस्ट्रोइका के लिए। थोड़ी देर प्लीज़ रुकिएगा, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। सो गोर्बाचेव साहब को बहुत सारे चेंजेस के लिए याद रखा जाएगा, पेरिस्ट्रोइका के लिए याद रखा जाएगा, ग्लासनॉस्ट के लिए याद रखा जाएगा, डेमोक्रेसेट्सिया के लिए इनको याद रखा जाएगा, बहुत सारे चीज़ों के लिए इनको याद रखा जाएगा। बट मेरे ख्याल से जो इनको विशेष रूप से याद रखा जाता है वो है टू पुट एन एंड टू न्यूक्लियर वेपन का जो हॉलोकास्ट चल रहा था, एक न्यूक्लियर आर्सेनल की जो लड़ाई चल रही थी पूरी दुनिया। देखिए,
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ निकल के आई थी। एक तो पहले तो यूएस थी, क्योंकि यूएस ने दुनिया को बता दिया था कि भाई साहब देखो ऐसा है, हम आप सभी लोगों से माइल्स अहेड चल रहे हैं, हम लोगों ने एटम बम, उस टाइम एटम ही बोलते थे, न्यूक्लियर बम वगैरह बना लिया, और उसके तुरंत बाद बना लिया था यूएसएसआर ने, और इस तरह से दुनिया हो गई थी बाईपोलर, यूएसएसआर। अब पॉइंट ये था कि यूएस और यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो साथ में मिलकर रहे थे, राइट। पर्ल हार्बर में बॉम्ब गिराया जापान ने, उसके बाद यूएस तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतरना कहाँ चाहता था, लेकिन पर्ल हार्बर की घटना के बाद यूएस को उतरना पड़ा। इसी तरह से एडोल्फ हिटलर जर्मनी के जो शासक थे, उनके हमले करने के बाद यूएसएसआर को युद्ध में उतरना पड़ा, और ये दोनों के दोनों मिलकर एक ही टीम से लड़े थे, राइट। बाद में जो इनके बीच में शीत युद्ध शुरू हुआ था, हो सकता है आपको ये लगे कि सर इसको बार बार आप मुझे बताइए कोल्ड वॉर क्यों बोलते हैं, इसको हॉट वॉर क्यों नहीं बोल देते, या सिर्फ वॉर क्यों नहीं बोल देते। कोल्ड वॉर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाकई में शीत युद्ध था। जैसे मान लो ये रहे आप और ये रहा आपका दोस्त, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, दोस्तों के बीच में लड़ाई होती है, आप इसको 4 बार उठा के पटके, इसने आपको 6 बार उठा के पटका, ठीक है, चलेगा, एक दूसरे को पटक के मारे, फिर उसके बाद घूमने चलेगा साथ में, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया सीधा सीधी झगड़ा हो गया। लेकिन कोल्ड वॉर में क्या है ना यार, आप आपस में यूएस और यूएसएसआर कभी भी डायरेक्टली नहीं भिड़े, तो फिर सर ये लोग करते रहे छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर कहाँ कहाँ पे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो नॉर्थ एंड साउथ कोरिया हो, चाहे वो नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम हो, इस तरह से कभी यूएसएसआर और यूएस आमने सामने आके नहीं लड़े, इसलिए ये युद्ध कहलाता है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। और इसलिए कहलाता है छद्म युद्ध, मतलब प्रॉक्सी वॉर, क्योंकि ये लोग खुद आमने सामने आके लड़े नहीं, ये लोग तीसरे किसी देश को सपोर्ट करते थे। जैसे आप सीरिया का एग्जाम्पल देखिए, सीरिया का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो रशिया सपोर्ट करते हैं बशर अल असद को, और इसके अलावा यूएस, यूके, फ्रांस, ये सब लोग वहाँ पे जो लोग हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं, जो वहाँ पे डेमोक्रेसी चाहते हैं, उनको, जिनको फ्री सीरियन आर्मी बोलते हैं, एफएसए बोलते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से तो ऐसे अफगानिस्तान आप देखिएगा तो आपको मतलब एक आध बार अगर ज़रूरत होगी तो मैं वो भी बता दूंगा। नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को भी देखिए, अल्टीमेटली इस पर शासन किसका था, जापान का था। तो नॉर्थ कोरिया जो कि आज भी कम्युनिस्ट है, किम जोंग उन का, इसको सपोर्ट है आज उस ज़माने का यूएसएसआर और आज का रशिया और चाइना का। साउथ कोरिया का एक कम्युनिस्ट, एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, ठीक है। मेरे ख्याल आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। वियतनाम, हालांकि आप मुझे बोल सकते हैं सर वियतनाम तो कम्युनिस्ट है, वो तो वियतनाम के युद्ध के बाद पूरी तरह से कम्युनिस्ट हुआ ना, पहले तो वो भी ऊपर कम्युनिस्ट और नीचे कैपिटलिस्ट था ना। नॉर्थ वियतनाम जो था वो कम्युनिस्ट था, साउथ कैपिटलिस्ट था, लेकिन बाद में फिर वियतनाम का युद्ध हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी सेना को वापस बुलाया वियतनाम से, याद है आपको। इसी तरह से हमारा इंडियन वियतनाम, जो हम लोगों ने ऑपरेशन पवन किया था, जो हम लोगों ने श्रीलंका भेजा था अपनी फौज को, वो इंडियन वियतनाम कहलाता है। कभी अभी हम डिस्कस कर लेंगे कभी, और कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट। तो हालांकि मैं आपको जो बात बोल रहा था, मिखाइल गोर्बाचेव साहब को पेरिस्ट्रोइका के लिए, ग्लासनॉस्ट के लिए भी याद रखा जाएगा, डेमोक्रेजेत्सिया के लिए भी याद रखा जाएगा। एक और थी फिलॉसफी जिसको मैं आगे दिखाता हूँ, उसको रिंकिए बोलते हैं, उसको रिंकिए, अगर मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, ये सब चीज़ों के लिए याद रखा जाएगा। मिखाइल गोर्बाचेव साहब, मैंने आपको बताया, नोबेल पीस लॉरिएट भी थे, टाइम पर्सन ऑफ द डेकेड भी थे, ऑटो हैन पीस प्राइज़ भी मिला था। मेरे ख्याल ऑटो हैन पीस प्राइज़ तो 1980s में मिल गया था, 1989 के आसपास। इसके अलावा हार्वे पीस प्राइज़ 92 में मिला था। और ये सब देख देख के रशियंस, क्योंकि 92 में तो यूएसएसआर टूट चुका था, तो रशिया के जो लोकल लोग थे एकदम गुस्से से तमतमा रहे थे कि यार ये क्या नाटक कर रहे हैं यार वेस्टर्न लोग। अब देख सकते हैं यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव का आपके सिर पे एक स्कार देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे इनके समर्थक इनको बोलते थे कि सर ये फोरहेड जो पे ये जो आपका स्कार है ना सर, ये निशान, इसको हटा दीजिए ना, क्योंकि देखिए इस तरह की चीज़ें ना जो क्रिटिक्स होते हैं, जो कार्टूनिस्ट होते हैं, वो लोग मिस नहीं करते ना। ऐसे बहुत सारे आप भी कार्टून्स देखते होंगे, जो पॉलिटिकल पर्सन होगा उनके एक स्पेशल जो फीचर होता है उसको ले लेके वो लोग कार्टून्स बनाते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव साहब ने बोला नहीं यार, मैं ये तो नहीं हटाऊंगा, ये हटाऊंगा तो देश को ये सिग्नल जाएगा कि मैं ना अपनी खूबसूरती पर ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, देश के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैंने आपको बताया अलग अलग फिलोसफीज़ के बारे में, उसमें से एक एक करके हम धीरे धीरे पहले समझते हैं चीज़ों को कि मिखाइल गोर्बाचेव ने ट्रांसफॉर्म कैसे किया। देखिए मैं आपको सच बात बताऊं तो थोड़ा सा मैं अगर मिखाइल गोर्बाचेव साहब के साइड्स में बताऊं अगर इस बात को, तो यूएसएसआर या फिर आप बोल दीजिए सोवियत यूनियन, मतलब सोवियत रूस जो है, देखिए दुनिया की नज़रों में मैं आपको बता रहा हूँ, आप जज कीजिएगा कौन सही है कौन गलत है। क्या होता है यार, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, दुनिया में ग्रे शेड्स ऑफ लाइफ भी होता है ना। तो अगर मैं बताऊं तो आपको यूएसएसआर ना, ये जो 80s का दशक था ना, इस वक्त लिटरली बैंकरप्ट हो चुका था। मतलब इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है सड़ चुका था, अनरिस्पॉन्सिव हो चुका था, लोगों से पूरी तरह से एलिनेट हो चुका था, डिटैच हो चुका था। ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों में इस तरह के वर्ड्स मिल जाएंगे।
अनफॉर्चुनेटली यूएसएसआर में आप देखेंगे तो क्राइम रेट उस वक्त पे बढ़ चुका था, करप्शन बढ़ चुका था, एक ब्लैक मार्केट पैरेलल में या ब्लैक इकोनॉमी, शेडो इकोनॉमी पूरी तैयार हो गई थी। लोग, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन लोग बुरी तरह से अल्कोहल के शिकार हो गए थे, लोगों में डिसिप्लिन खत्म हो गया था। अगर आप बोलेंगे कि हमको सोशलिस्ट और सोशलिज्म का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप कहलाता कम्युनिज्म, अगर आपको सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट जो भी बोल दीजिए, वो सरकार अगर आपको चलानी है और लोग डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। एक समय था, मैं मानता हूँ, जब जोसेफ स्टालिन साहब के गजब के समर्थक थे, गजब मतलब गजब, जब दुनिया वाकई में ये सोचने लग गई थी, जिस टाइम पे हम आज़ाद हो रहे थे, 1950s का जो दौर चल रहा था, 40s ख़त्म हो रहा था, 50s का शुरू का दौर था, तो वाकई में कंट्री सोच रहे थे कि यार क्या करना है, कैपिटलिज्म इज़ अ बेटर फिलोसफी और सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म, ऐसा लिख देना चाहिए, सोशलिज्म तो नहीं बोल पाऊंगा, या फिर कम्युनिज्म बेटर फिलोसफी, इन दोनों में से कौन सी फिलोसफी बेटर है। वाकई में दुनिया एक टाइम पे इसके बारे में सोच रही थी। 1950s का, जैसे मैंने आपको बताया, स्टालिन साहब जो थे, जोसेफ स्टालिन साहब 1924 से लेकर 1950 थे, तकरीबन 30 साल करीब इन्होंने शासन किया था। लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया ना, सिस्टम डिटोरियोरेट होने लग गया था, सिस्टम सड़ चुका था। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये तो खैर चाइना हो गया, ये यूएसएसआर, अगर मैं आपको ये बात बोलूँ तो एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा, ये मैं बार बार इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अब दुनिया में शुरुआत हो चुकी है कोल्ड वॉर 2.0, और वो है यूएस और चाइना के बीच में। ये मैं बाद में ले लूँगा, आपको वो समझा दूँगा, ठीक है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि इस वक्त पे इनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री, डीआई लिख दें, ठीक है, शॉर्ट में, डिफेंस इंडस्ट्री जेन्युइनली बहुत अच्छा कर रही थी। सर कब के बारे में बात कर रहे हैं आप? 1980s, लेट 1980s के बारे में, ठीक है। ईयर एकदम मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मिस मत करना कुछ। इनकी डिफेंस इंडस्ट्री वाकई में काफ़ी अच्छा कर रही थी सर, अच्छा मतलब वाकई में इनकी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत ही एफिशिएंट थी, बहुत ही इनोवेटिव थी, लेकिन एट द सेम टाइम इट वाज वेरी 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 एक्सपेंसिव एज वेल। तो हो क्या रहा था इस दौरान, ये जो 80s का दशक था ना, इतनी भयंकर लड़ाई चल रही थी यूएस। अब यूएस याद कीजिए, आपको राष्ट्रपति याद आएंगे रोनाल्ड रीगन, अनफॉर्चुनेटली जिनकी बाद में गोली मार के हत्या कर दी गई थी ना। तो रोनाल्ड रीगन मतलब यूएस और यूएसएसआर का गजब का एकदम एक आर्म का, कौन कितने बड़े बड़े हथियार बना सकता है, ज़बरदस्त हथियार बना सकता है, इस तरह से एक अपनी लड़ाई चल रही थी। और इसके चलते 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 सोवियत रूस का खजाना खाली हो चुका था पैसे का। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक और चीज़ होती है जिसको वहाँ के लोग उस वक्त पे बहुत ही अननेसेसरी कंसिडर करते थे, एंड विच एक्चुअली लेड टू वेरी अनपॉपुलर फीलिंग वहाँ पे यूएसएसआर के लिए, और वो था यूएसएसआर का अफगानिस्तान में एंटर करना। तो यूएसएसआर का जो अफगानिस्तान में एंटर करना था ना, इससे लोग खुश नहीं थे यूएसएसआर के। तो यूएसएसआर के लोगों को लगता था कि यार क्या जरूरत है, आप अफगानिस्तान पे क्यों एंटर कर रहे हो। और अगर आप देखेंगे तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ पे भी जाके फिर इनका कोल्ड वॉर हुआ था ना यूएस, वो आज तक चल ही रहा है, मोर और लेस वो चल ही रहा है, और क्या ही है। एक और बात आप मुझे बोलेंगे सर, एक बात आई है, जब इतना कुछ हो रहा था तो वहाँ पे प्रिंट मीडिया कहाँ थी, न्यूज़पेपर्स भी तो होंगे कहीं पे। देखो यार, ये मत भूलना कि आप एक कम्युनिस्ट राष्ट्र के बारे में बात करो। कम्युनिस्ट राष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पहले तो सेंसरशिप और कोर्शन। आप लिखो तो सही एक बार भी, सीधा उड़ा आपको मतलब उठा के जेल में डाल देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते भाई, आप आए बाएँ शायद कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि भाई ऐसा नहीं लिख सकते थे। तो वहाँ पे इस तरह से सरकार के अगेंस्ट लिखने का कोई आपके पास अथॉरिटी नहीं थी। मैंने 2-3 बार बोला पेरिस्ट्रॉइका, ये काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली ये वर्ड आ चुका है, याद रखिएगा। इस वर्ड के को लाने वाले थे मिखाइल गोर्बाचेव। पेरिस्ट्रॉइका बेसिकली क्या है? पेरिस्ट्रॉइका ये है, देखिए मैं आपको ये बोला था थोड़ी देर पहले कि 1980s का दशक आते आते ना, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट यूएसएसआर का सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका था। आपको मैंने सब कुछ बताया अभी। तो फिर इनको मिखाइल गोर्बाचेव साहब को ये लगा कि यार मुझको ना दोबारा खड़ा करना पड़ेगा यूएसएसआर को, और दोबारा खड़ा करने के लिए मुझे चाहिए रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम, और वो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम कहला है पेरिस्ट्रॉइका। याद है, ठीक है। तो मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को, यस, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, स्टैग्नेट समझते हैं ना, स्थिरता। तो आर्थिक रूप से तो जो स्थिरता आ चुकी थी उसको ख़त्म करना है, इकोनॉमी को एक्सेलरेट करना है, एकदम शू शाह भगाना है। तो इकोनॉमिक एक्सेलरेशन एंड सोशल एक्सेलरेशन, तो मतलब सोशल प्रोग्रेस के लिए भी मेरे को लाना है पेरिस्ट्रॉइका। दूसरी चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में यार इतना आसान नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ लिख दोगे, राइट। ग्लासनॉस्ट का मतलब होता है ओपननेस, ये भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये भी लाने वाले मिखाइल गोर्बाचेव साहब थे कि ठीक है चलो, हम ऐसा नहीं कि कल से पत्रिका कुछ भी लिख सकते, जो भी चाहे लिख दो, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे शुरू करना था ना। तो हाँ चलो ठीक है, हम जो प्रिंट मीडिया या जो मीडिया के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत अधिकार देंगे, एनकरेज करेंगे पॉलिटिकल डिबेट्स के लिए। पहले अलाउड नहीं था, यू कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ऐसा था कम्युनिस्ट रेजिम में, यूएसएसआर में। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है,
एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए, हम उसको एनकरेज करेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब है प्रेस जो है वो अब से लेस कंट्रोल्ड रहेगी। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक के समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, सर ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स कौन से थे? ऐसे कई हजारों हजार लोग जिन्होंने सरकार के बारे में कुछ भी उल्टी सुल्टी बात किया होगा, सीधा जेल के अंदर उनको चलो रिलीज़ कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया गया था। एक बात आपको मैं और ज़रूर बता देता हूँ, एक लॉ ऑफ कोऑपरेटिव्स बोलते थे यूएसएसआर में। लॉ ऑफ कोऑपरेटिव्स क्या है सर? यूएसएसआर में पहले प्राइवेट ओनरशिप, जैसे एक बात बताओ, आपके पास मान लेते हैं थोड़े अच्छे खासे पैसे हो गए, आप सोचोगे ना यार ज़मीन खरीद लेता हूँ, इस तरह की चीज़ प्राइवेट ओनरशिप, मतलब लैंड होल्डिंग जो था, प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं था उस टाइम पे यूएसएसआर में, ये भी अलाउ कर दिया गया था। डेमोक्रेजेट्सिया, डेमोक्रेजेट्सिया मतलब ऐसे नहीं कि पूरी तरह से डेमोक्रेसी आ गई थी, हाँ, लेकिन सिस्टम कुछ हद तक ओपन कर दिया गया था, डेमोक्रेसी ओपन कर दी गई थी। जैसे ऐसा है कि पहले एक ही पर्टिकुलर पार्टी है, उसका एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है, देखो भाई वोट कास्ट करना है तो क्या ही करेंगे सर, एक ही आदमी किसको वोट देंगे? नहीं कोई वोट देंगे, या तो नहीं भी आएंगे। 100 लोग हैं, अगर एक शहर में सिर्फ एक ही आदमी वोट देना है तो भी जीत गया इंसान, राइट? ऐसा ना करके डेमोक्रेजेट्सिया में ये हो गया था कि हाँ चलो ठीक है, मल्टीपल लोग खड़े होंगे एक पर्टिकुलर पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के, और इसके अलावा कुछ नॉन कम्युनिस्ट पार्टी के, नॉन पार्टी मेंबर्स को भी अलाउ कर दिया गया था। 3 मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बोला है। चौथा चीज़ देखिएगा, विकीपीडिया कटआउट लिया ऑब्वियसली, पिक्चर कट सी, यूसो रिंके। तो यूसो रिंके जो है ये सिस्टम, मतलब देखो यूसो रिंके भी बेसिकली एक्सेलरेशन के ही बारे में बात करता है, सोशल एक्सेलरेशन एंड इकोनॉमिक एक्सेलरेशन। जैसे ही मैं ये 2 शब्द बोलूँगा आप मुझको बोलेंगे सर ये तो पेरिस्ट्रोइका में अभी तो आप ये बोले ना, यस, यही कारण था कि यूसर इनके का नाम आप ज़्यादा नहीं सुनेंगे, ये ग्रेजुअली फेज आउट हो गया था, क्योंकि ठीक है ना, यही चीज़ आपको पेरिस्ट्रोइका में दिखा था। और इसलिए आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखेंगे तो आपको पेरिस्ट्रोइका, इसके अलावा ग्लासनोस्ट एंड डेमोक्रेजेट्सिया, ये 3 बहुत ज़्यादा दिखेंगे। यूसर इनके मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम ही दिखता है। यहाँ तक ठीक है। एक बार मिखाइल गोर्बाचेव साहब की बहुत पुरानी फ़ोटो है, मुझे मिली तो मैंने सोचा शेयर करता हूँ आपके साथ। जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल स्टेज में आप देखेंगे ना, तो मिखाइल गोर्बाचेव साहब को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक बहुत ही स्टार के रूप में, इसके अलावा बहुत ही इनोवेटिव व्यक्ति, बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाला आदमी, न्यू थिंकर, इस तरह से इनको कंसिडर किया जाता है कि यार जो अपने अहेड ऑफ अपने टाइम, ये तो सिन जैसा हो गया, न्यू थिंकर, तो इनको न्यू थिंकर, इनोवेटिव थिंकर ऐसा माना जाता था। देखो ये मानना भी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री में पेरिस्ट्रोइका, डेमोक्रेजेट्सिया, ग्लासनोस्ट ऐसी चीज़ें लेके आ रहे जो इसके पहले तक नहीं होता था। अगर कोई नेबरिंग, जैसे कि हंगरी हो गया या फिर ईस्ट जर्मनी हो गया, अगर कहीं पे ऐसा होता था कि कोई आज़ादी की मांग करता था तो वहाँ पे फौज भेज के कुचल देते थे। इनके राज में ऐसा नहीं हो रहा था। ये आज की तारीख में आप सोच के देखेंगे तो आप बोलेंगे ये तो बढ़िया चीज़ है सर, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है, राइट? इसी तरह से मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी बोला कि शीत युद्ध का अंत, कोल्ड वॉर का अंत, वो इन साहब के रजीम में ही हुआ था, इन साहब के कार्यकाल में ही हुआ था, मिखाइल गोर्बाचेव साहब के साथ। इनको आप पहचान रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जानता। इनका नाम है राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, यूनाइटेड स्टेट्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति, बाद में इनकी हत्या कर दी गई थी। रोनाल्ड रीगन साहब हो गए, चाहे मार्गरेट थैचर साहिबा हो गई, तो इनके ना बहुत सारे वेस्टर्न ब्लॉक के, चाहे आपके वेस्ट जर्मनी के, उनका नाम क्या था, वेस्ट जर्मनी के चांसलर थे हेलमेट, हाँ, मिस्टर हेलमेट कोल। सो मार्गरेट थैचर साहिबा हो गई, चाहे रोनाल्ड रीगन साहब हो गए, चाहे हेलमेट कोल हो गए, इन सभी लोगों के मिखाइल गोर्बाचेव साहब के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनने लग गए थे। इनफैक्ट ऑन रिकॉर्ड मार्गरेट थैचर साहिबा ने ये कहा था कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है ना एक बढ़िया आदमी है, इनके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, 2 एंटायरली अलग अलग फिलोसफीज़ ये बोल रही हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक कैपिटलिस्ट कंट्री जो ये बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। आप 30 साल पीछे जाके भी सोचिए, ये भी समझिएगा। जो मैंने आपको पहले बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स, यस, एक बहुत भयंकर लड़ाई जो चल रही थी यूएस के बीच में और यूएसएसआर के बीच में कि कौन ज़्यादा ताकतवर है यार, जिसके पास न्यूक्लियर माइट जितना ज़्यादा है, राइट? तो फिर बाद में इन दोनों कंट्रीज़ ने एक ट्रीटी साइन किया था, INF ट्रीटी बोलते हैं इसको, TREATY, INF ट्रीटी इसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, कि ठीक है हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियर स्पेशली जो इंटरमीडिएट रेंज जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से एक ट्रीटी भी साइन की गई थी। तो कहीं ना कहीं पीस टॉक्स की तरफ भी जा रहे थे। और इसी तरह से फिर वॉरशॉ पैक्ट जो है वो नल एंड वॉइड हो गया था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये वॉरशॉ पैक्ट जो है ना, ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन आपको बताया था 1960 के दशक में। तो ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन जो इसका स्तंभ था, कुल मिला के जैसे कि पहले ये था कि जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं वो लोग अपनी टीम बनाए, उस टीम का नाम था नेटो। कि देख आप कुछ ऐसा सोचो ना, आपके दोस्त होंगे 4-5 दोस्त, और आप 4-5 दोस्तों ने डिसाइड किया कि देख यार हम सब में से ना किसी को भी कोई भी पीटेगा ना, हम चारों के चारों पहुंच जाएंगे और उससे लड़ेंगे।
तो ये जो टीम है ना, ये कहलाएगी नेटो। अगर यही टीम कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की और यही टीम अगर कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की थी तो वॉरशॉ कहलाया था उस टाइम पे। ठीक है, मेरे ख्याल आपको यहाँ तक कि थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा। तो यही जो ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन है, इसको अबेंडन कर दिया गया था, तो वॉरशॉ ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता आज के टाइम पे। 1980s के दशक में स्पेशली बोलूँ तो 1989 में मिखाइल गोर्बाचेव साहब ने डिसाइड किया कि हाँ यार, काफ़ी टाइम हो गया, अब अफ़गानिस्तान से फ़ौज को वापस खींचना शुरू करो। ना सिर्फ ये, ध्यान से सुनो अगली लाइन जो बोल रहा हूँ, ईस्ट जर्मनी, इसके अलावा पोलैंड हो गया, इसके अलावा हंगरी हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, मतलब चेकोस्लोवाकिया उस टाइम का। ये घटना है लेट 1989 की। देखो आप याद करो, मैंने आपको बोला कि ग्लासनॉस्ट में ओपननेस शुरू हुआ, राइट? तो प्रेस को आज़ादी मिलने लगी, तो प्रेस ने धीरे 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 कई डर्टी सीक्रेट्स को रिवील करना शुरू किया। लोगों के अंदर गुस्सा भड़कने लगा और लोगों ने बोला कि नहीं, कम्युनिस्ट रजीम नहीं, अब हमको डेमोक्रेसी चाहिए। इसके पहले जब भी ऐसा होता था, मांग होती थी, तो यूएसएसआर में जो गवर्नमेंट जो भी लीडर्स होते थे वो अपने फौज भेज देते थे और प्रोटेस्ट को कुचल दिया जाता था, राइट? लेकिन इस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ। इस टाइम पे जब जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बाद में आज देखिए फिर ईस्ट जर्मनी, तो खैर फिर, और ईस्ट जर्मनी, ये जो मैं आपको ईस्ट जर्मनी बोला, फिर आपको याद होगा तो इसी 1989 में बर्लिन वॉल का गिरना, और ये देख सकते हैं आप, ये बर्लिन वॉल, ये ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, ये बर्लिन वॉल का गिरना, एंड दिस लेड टू द रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर था, रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी इसीलिए हुआ था। और बाद में आप ये देखेंगे तो इस तरह के हेडिंग छपे थे कि गोर्बाचेव ड्यू टू रिजाइन टुडे, और बाद में अंततः गोर्बाचेव साहब के कार्यकाल का अंत हो गया था। इनफैक्ट एक समय ऐसा भी हुआ था जब इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट लोगों की जो भड़क जाने के कारण दंगे हो गए थे यहाँ पे यूएसएसआर में। और उस टाइम जब दंगे हो गए थे तो मेरे ख्याल है 19 अगस्त से लेके 21 अगस्त के आसपास तक है ना, ये 2-3 दिन के लिए कू भी हो गया था। और ये कू मतलब समझते हैं ना आप, जो हमला करते सरकार पे, तो कू हो गया था। तो कू होने के बाद मिखाइल गोर्बाचेव साहब ने ये किया कि सबसे पहले तो इन्होंने सेंट्रल कमेटी जो है इसको डिसॉल्व कर दिया। इसके बाद इन्होंने जनरल सेक्रेटरी जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उससे रिज़ाइन कर दिया, और इसके बाद पार्टी इसको डिसॉल्व कर दिया। तो ये इन्होंने पैरेलल में किया था, गवर्नमेंट को डिसॉल्व। गवर्नमेंट जो है शॉर्टली उसके थोड़े समय के बाद सस्पेंड हो गई। जो ये सुप्रीम सोवियत थी, ये बाद में पूरी तरह से सस्पेंड हो चुकी थी। याद रखिएगा, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, भूलेगा मत, जो नोबेल लॉरिएट थे, राइट? इन साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। अंततः फिर वही हुआ, एक जो आखिरी, जिसको लास्ट नेल इन द कॉफिन बोलते हैं, वो आखिरी नेल था यूक्रेन। यूक्रेन ने अपने आप को यूएसएसआर से अलग कर लिया। यूक्रेन उस टाइम पे रशिया के बाद का सेकंड नंबर का सबसे ताकतवर देश था यूएसएसआर का। इन्होंने इसको अलग कर लिया। आपने वैसे इन साहब का नाम सुना होगा, बोरिस येल्चिन का नाम सुना होगा, BORIS, अगर आपको लगेगा तो आप बता दीजिएगा। मैं इन साहब के ऊपर भी आपको YELTSIN, बोरिस येल्टिन बोलते हैं इनको। बोरिस येल्टिन साहब के, क्योंकि क्या हुआ ना यार, ग्लासनॉस्ट आ गया था, लोगों को थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी आ गया था, तो धीरे धीरे डेमोक्रेसी लोग एंजॉय करना शुरू किए। तो कई पैरेलल में और लीडर्स उभर कर निकल के आए थे ना, अखबारों ने कई चीज़ें छापना शुरू किया था, तो पैरेलल में ये सब कुछ होने लग गया था। 25 दिसंबर, मतलब क्रिसमस के दिन 1991, 25 दिसंबर को मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव साहब ने राष्ट्रपति के रूप में यूएसएसआर से रिज़ाइन कर दिया। मैंने पेपर का आपको कटआउट स्टार्टिंग में दिखाया था। और इन साहब के खिलाफ देश में इतना रोष था, इसका आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं, जब उस टाइम पे 1996 में, तकरीबन 5 साल के बाद, जब मिखाइल गोर्बाचेव साहब ने रशिया के राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ा, तो इनको 1% से भी कम वोट मिला था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग इनसे कितने ज़्यादा गुस्से में थे मिखाइल गोर्बाचेव साहब से। देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव साहब निसंदेह ही वॉज अ एक्सट्रीमली वेल क्राफ्टेड स्टेट्समैन, एक वेस्ट के हिसाब से एक सुपर स्टार थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शायद उन्होंने बहुत सारे चेंजेस बहुत जल्दी कर दिए, चाहे वो पेरिस्ट्रॉइका हो, चाहे वो ग्लासनॉस्ट हो, चाहे डेमोक्रेजेत्सिया हो, चाहे यूसोरिंके हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आर्म रेस को ख़त्म करना हो, कोल्ड वॉर को ख़त्म करना हो। बहुत सारे मतलब इनके जो बहुत सारे, ईस्ट जर्मनी हो, जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हो, हंगरी हो, पोलैंड हो, चेक रिपब्लिक हो, इन सभी जगहों पे जहाँ पे आज़ादी की मांग हो रही थी उनको टूटने देना। ऐसा कई जो नेशनलिस्ट फिलॉसफी को जो फॉलो करते हैं, आप जज कीजिएगा ना, सही है कि गलत हो, आप जज कीजिएगा। कई लोग जो रशिया के जो कोर लोग हैं, जो नेशनलिस्ट फिलॉसफी को मानते हैं, वो ये मानते हैं कि
जो मिखाइल गोर्बाचेव साहब थे, इनके ही कारण यूएसएसआर टूटा। अगर ये चाहते तो यूएसएसआर नहीं टूटता, और अगर ये चाहते तो जर्मनी का रीयूनिफिकेशन नहीं होता, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी यूनाइट नहीं करते, पोलैंड एक अलग राज्य नहीं बनता, यूक्रेन एक अलग राज्य नहीं बनता, चेक रिपब्लिक एक अलग राज्य नहीं बनता। तो ये इंसान सोलली रिस्पॉन्सिबल है यूएसएसआर के कोलैप्स के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट का मानना यह है कि नहीं, ये कम्युनिस्ट जो फिलॉसफी थी, इट वाज उस वक्त में ख़त्म हो चुकी थी, इट वाज अ रॉटन फिलॉसफी, लोग भी करप्ट हो गए थे, और ये पॉलिसी इसका टाइम, दिस वाज द फिलॉसफी, दिस वाज द आइडिया, उस टाइम वाज एक्चुअली ओवर, सो दिस वाज डेस्टिन्ड टू डाई। और यही था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉपिक लिया था, वी कांट गो ऑन लाइक दिस। ये लाइन बोला करते थे कौन? मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव साहब। और जब, जैसा मैंने आपको बताया, जब इन साहब ने अपना टाइम पीरियड फिनिश किया, जब इन्होंने अपना टेन्योर फिनिश किया, तो पूरे के पूरे यूरोप का एक पॉलिटिकल फैब्रिक, इकोनॉमिक फैब्रिक बदल चुका था। और ये बोलना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया जो बाईपोलर थी, शायद वो वापस फिर से यूनिपोलर हो चुकी थी, और इस तरह से अंत हुआ था शीत युद्ध का। तो ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे आप बताइएगा आपको मज़ा आया कि नहीं आज की इस कहानी में। सिंपल, सरल, सामान्य ढंग से मैंने सोचा आपको मैं बताता हूँ इस कहानी को। इसके अलावा कोई भी ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं, चाहे वो अभी की पर्सनैलिटी हो, चाहे वो पास्ट की पर्सनैलिटी हो, चाहे वो एडोल्फ हिटलर हो, चाहे वो हिदकी तोजो हो, चाहे वो विंस्टन चर्चिल हो, चाहे वो नेपोलियन बोनापार्ट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मार्गरेट थैचर साहिबा हो, चाहे कोई भी हो, रोनाल्ड रीगन हो, इस तरह की कोई पर्सनैलिटीज़, या फिर बिजनेस की कोई पर्सनैलिटीज़ हो, या फिर कोई आप पास्ट का इवेंट मुझको आप चाहते हैं कि सिंपल भाषा आपको बताऊं, तो बिल्कुल ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपके ओपिनियन का। आप मुझे बताइएगा आपके हिसाब से मिखाइल गोर्बाचेव साहब क्या थे। आपके हिसाब से मिखाइल गोर्बाचेव साहब एक विजनरी लीडर थे, एक आइकन थे, एक स्टार थे, या फिर आपको भी लगता है कि जो रशिया के लोगों को उन पर गुस्सा है कि यार इनके कारण रशिया टूटा, क्या ये सही है? तो ये था मेरा आज का डिस्कशन मिखाइल गोर्बाचेव साहब के ऊपर। मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। जहाँ पर भी वीडियो देख रहे होंगे, चाहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एमबी सौरभ ठाकुर में जाके और बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। वीडियो खत्म करने के बाद टेलीग्राम चैनल पर जाके PDF लेना मत भूलिएगा। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। यहाँ पे हमारी कहानी फिनिश करते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून।